तक के अधिगम सफ़र में हमने विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध और विद्युत विभवांतरों के बारे में जाना है। सरल परिपथों में ओम का नियम के द्वारा हम विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में हमें जटिल परिपथों से बने हुए उपकरणों का प्रयोग दिखता है। इन उपकरणों में विद्युत के किन सिद्धांतों, नियमों का प्रयोग किया जाता है, क्या आप जानते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज के अधिगम में करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जटिल परिपथों के विद्युत संबंधी किरचॉफ के नियमों का प्रयोग किया जाता है। किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें उनके नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि ये नियम क्या है। जटिल परिपथों सर्किटों में किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व जुड़े होते हैं। उस बिंदु को जंक्शन या संधि कहा जाता है। सभी युक्ति या यंत्रों में धारा या तो संधि की ओर आ रही होती है या संधि की ओर जा रही होती है। इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के नियमानुसार पहला नियम वो है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी हमने ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखा था। इसमें हमने देखा कि एक बिंदु है जहां पर कई प्रतिरोध, और इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, या R3 और ये R4, और ये बैटरी लगी है। यानी कि या तो आपके किसी परिपथ में इंडक्टेंस, प्रेरकत्व भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल जो उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है, उसमें हमने केवल प्रतिरोधों का संयोजन लिया है। तो समस्त प्रतिरोध इस जंक्शन पर किसी परिपथ में मिले हुए। अब जो भी परिपथ इस बिंदु को, जहां पर ये सारे प्रतिरोध मिलकर बने हुए हैं, उसे कहा जाता है संधि। तो संधि कहा जाता है। तो किरचॉफ ने जो पहला नियम दिया कि इस संधि पर जितने भी धाराएं आ रही हैं या जितनी भी धाराएं सम्मिलित हो रही हैं या जुड़ रही हैं, वो सब का मान या बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कि इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, समेशन I इज इक्वल टू 0। यानी कि समस्त धाराओं का धारा को I से शो किया है, और समेशन का मतलब योग है, इक्वल टू 0। अब मान लीजिए इसे हम सिंपली समझने के लिए या इसे बहुत आसान करने के लिए चिन्ह परिपाटी ले लेते हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि आपने किसी एक ओर की दिशा को धनात्मक और दूसरी ओर की दिशा को ऋणात्मक ले लेना है। तो ऋणात्मक लेने का मतलब, यानी कि अगर आप जो धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं उन्हें आप धनात्मक ले लें, और जो बाहर की ओर जा रही हैं उन्हें ऋणात्मक ले लें। ये मैंने माना है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो पहले मान रखें, यानी कि आने वाली धाराओं की दिशा धनात्मक या जाने वाली धाराओं की दिशा ऋणात्मक लें, वो अंततः या अंत तक वही रखें जो आपने पूर्व में माना है। तो इस प्रकार मान लीजिए मैंने इस सर्किट को आसानी से शो करने के लिए जो ये पहला रेजिस्टेंस था, इसको मैंने इस तरीके से दिखाया, यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा है, वो बहने वाली धारा इस ओर बह रही है, यानी कि ये बाहर की ओर निकल रही है। इस जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है। तो इसको मैंने ऋणात्मक मान दिया। और दूसरी वाली जो ये इस रेजिस्टेंस को शो कर रही है, इसमें जो बहने वाली धारा है वो अंदर की ओर है, यानी कि इसकी दिशा जंक्शन की ओर, यानी कि संधि की ओर है। तीसरे की दिशा मैंने माना है कि इसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो बाहर की ओर है, इसकी दिशा इस प्रकार शो कर रही है। और इस प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाला इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा अंदर, और ये एक बैटरी लगी हुई है या विद्युत वाहक बल इससे जनरेट हो रहा है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर है, क्योंकि ये पॉजिटिव सिरा बैटरी का इस ओर है, इसलिए धारा बाहर की। तो अब इनको हम अपने चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखकर किरचॉफ के नियम को अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ के नियम को अप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे? आने वाली धारा, यानी कि इसकी धारा को मैं अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मैं मान लेता हूं I1, और इसको मान लेता हूं I2, यानी कि इसमें जो बह रही है धारा।
तीसरे परिपथ में बहने वाली धारा को I3, इसको I4 और इसे मैंने कहा I5। अब बाहर की ओर जाने वाली दिशा यानी कि ये ऋणात्मक हो जाएगी और ये इसमें बहने वाली धारा संधि की ओर आ रही है, इसको मैंने धनात्मक लिया है। बाहर की जो ओर जाने वाली धारा को ऋणात्मक, अंदर की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और बाहर जाने वाली को ऋणात्मक। तो इस प्रकार हम देखेंगे हम सबका योग कर रहे हैं। तो पहले की दिशा क्या हो जाएगी, -I1 जो यहाँ लिखा गया, फिर +I2 यानी कि इसकी दिशा धनात्मक है तो +I2 यानी कि जोड़ दिया है, और उसके बाद प्लस यानी कि इसमें जोड़ दिया तीसरी जो विद्युत धारा बह रही है, तो तीसरी है -I3, इसको इसके दिशा इसके चिन्ह के अनुसार इसमें रखा गया। फिर प्लस यानी कि जोड़ दिया I4, इसमें बहने वाली धारा। तो हम देखते हैं, हम पाते हैं ये -I1 हो जाएगा, इसके साथ फिर ये देखते हैं ये हो जाएगा प्लस 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 यानी कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस और प्लस ऐसे ही रहेगा इसके साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया हमें माइनस दे देंगे। तो ये समीकरण इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि समेशन I इज इक्वल टू के अनुसार इस प्रकार की हो जाएगी। अब हम एक कार्य ऐसा कर सकते हैं, जो ऋणात्मक वाली राशियां हैं उनको एक ओर ले जाएं और धनात्मक वाली राशियों को एक ओर ले जाएं। तब देखते हैं कि यह समीकरण किस तरह मिलता है। अब आप देख रहे हैं यानी कि I2 पॉजिटिव था, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही रखा, और I4 पॉजिटिव था, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा। यहाँ I1 को अगर मैं इस ओर ले जाऊंगा यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये माइनस है, इसकी ओर चले जाएगा तो ये हो जाएगा +I1। ऐसे ही I3 यहाँ माइनस है, दूसरी ओर जाएगा ये +I3 होगा। ऐसी I5 माइनस है, दूसरी ओर जाएगा ये +I5 हो जाएगा। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, वो आप देख रहे होंगे, I2 और I4 कौन सी धाराएं हैं, I2 यानी कि ये धारा और I4 यानी कि ये धारा। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों अंदर की ओर पॉजिटिव हैं यानी कि अंदर की ओर आ रही हैं, संधि की ओर मिल रही हैं, तो ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है। और दूसरा पद देख रहे हैं आप यानी कि I1 ये बाहर जाने वाली धारा है, I3 बाहर जाने वाली धारा है और I5 भी बाहर जाने वाली धारा है। तो ये इन सब का योग यानी कि अंदर आने वाली या संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर है। तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं यानी कि I2 + I4 इज इक्वल टू I1 + I3 + I5। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो भी संधि पर हमें कुल धारा होगी वो शून्य होगी। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण के नियमानुसार न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जाता है, ये केवल एक दूसरे रूप में रूपांतरित होगा। रूपांतरित होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर, स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसे पुनः मैं दोबारा डिफाइन करूं तो पहले नियम के अनुसार क्या है कि कोई किसी भी सरल परिपथ या जटिल परिपथ में जहां पर भी जंक्शन होगा, संधि होगी, वहां पर जो कुल धारा होगी या विद्युत धारा जितनी भी आएगी उसका बीजगणितीय मान 0 होगा। अब दूसरा नियम कहलाता है वोल्टता नियम। इसके अनुसार हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं जिसमें कई बंद पास होते हैं। बंद पास का मतलब क्लोज सर्किट होंगे। क्लोज सर्किट ऐसे सर्किट जैसे आप इस परिपथ में देख रहे हैं, इस परिपथ में आप देख रहे हैं कि ये बंद है, ये कहीं से ओपन नहीं है, सब वायर इसके जुड़े हुए हैं यानी कि इनका कनेक्शन कहीं भी ओपन नहीं है, यानी कि एक टर्मिनल से शुरू होकर दूसरे टर्मिनल पे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे टर्मिनल को कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो जो किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया वो ऐसी जटिल परिपथों के लिए था जिनमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं या फिर संधारित्र भी लगे हैं और या प्रेरकत्व कहें, इंडक्टेंस भी लगे हैं, कैपेसिटर भी लगे हैं, सभी एक साथ लगी हुई हैं। उनके लिए उन्होंने दिया, उनके लिए उन्होंने क्या दिया कि कोई भी जटिल परिपथ है उसमें जो समस्त लगे हुए विद्युत वाहक बल हैं या कहें विद्युत विभवांतर उत्पन्न किए गए हैं, उनका योग उस परिपथ में या बंद पास में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
अब आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इसे थोड़ा आसानी से समझाता हूँ। मान लीजिए ये जितने भी हमने प्रतिरोध लिए हैं उनको नाम दिया जाता है। पहले वाले प्रतिरोध को R1 कह दिया, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध का R3 और चौथे प्रतिरोध को R4। और इसमें 2 बैटरी लगी है, यानी कि 2 विद्युत वाहक बल लगे हैं, इसको हमने E1 कह दिया, यानी कि यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल हमने E1 ले लिया और दूसरा विद्युत वाहक बल E2 है। अब बंद पास का मतलब है कि हमने कितने इसमें लूप, इसको लूप नियम भी बोलते हैं या वोल्टता नियम भी कई बार बोला जाता है, तो हम इसे लेते हैं इस प्रकार। इसमें बंद पास कितने बनते हैं? पहला बंद पास ये, यानी कि ये हमारे पास पूरा क्लोज सरफेस है, तो इसको हमने नाम दे दिया पहला बंद पास। और दूसरा, ये दूसरा बंद पास है जो ये मिलकर बन रहा है। तो 2 बंद पास हमारे पास हैं। अब हम लेते हैं ये नियम क्या कहना चाह रहा है उसे हम समझते हैं। तो इसके नियम के अनुसार जो पहला वक्तव्य है या डेफिनेशन है, मान लीजिए इस सर्किट पर हम लेते हैं, यानी कि शुरू करते हैं यहाँ से, यानी कि ये EMF लगा है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू करने के बाद यहाँ से एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी I1, इस ओर बहेगी, और दूसरे E2 के कारण इसी सर्किट में यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बहेगी इस ओर, यानी कि यहाँ से E2 के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 होगी। अब इस संधि पर आप देखेंगे जो पहला नियम कहता है कि इस संधि पर I1 भी आ रही है और I2 भी आ रही है, तो ये कहाँ की ओर जुड़कर आगे की ओर सम्मिलित होकर R3 की ओर बढ़ने लग जाएंगे, यानी कि जो ऊपर की ओर धारा बहेगी वो I1 प्लस I2 बहेगी R3 में। अब ये सर्किट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर कोई संधि नहीं है, यानी कि R3 और R4 में भी I1 प्लस I2 दोनों का योग के बराबर धारा बहेगी। और यह हम देखेंगे जब ये इस ओर चली जाएगी, अभी तक I1 प्लस I2 ही धारा बह रही है, जैसे ही इस जंक्शन पे आएगा तो क्या होगा कि I2 धारा इसमें बहने लग जाएगी और I1 यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि संधि पर मिल रही है तो जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका योग शून्य होना है, तो I2 इधर की ओर बह जाएगी और I1 इधर की ओर बह जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल चीज़ें मिल गई, हमें पता चल गया कि पर्टिकुलर किसी प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। यदि हमें यह पता चल जाए कि किस प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है तो हम आसानी से किरचॉफ के नियम को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अब जो इसका मुख्य स्टेटमेंट है या कथन है उसे देखते हैं। किसी परिपथ के बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि जो बैटरीज लगी हैं का योग उस बंद पास में लगे समस्त जितने भी प्रतिरोध हैं, समस्त प्रतिरोध उनके संगत बहने वाली धारा, जैसे अभी हमने प्रदर्शित किया R2 में I2 प्रवाहित हो रही है, इसी प्रकार हम पता लगा लेंगे कि उनके संगत कौन सी धारा बह रही है, उनका गुणनफल, यानी कि उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें बीजगणितीय योग उस EMF के बीजगणितीय योग के बराबर प्राप्त हो। इसे मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। और यदि इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करें तो इस नियम को ऐसे स्टेटमेंट, क्लोज्ड पार्ट ऑफ एनी सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिलेटेड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो अब हम इस नियम को इन बंद पासों में अप्लाई करते हैं। पहला शुरू करते हैं हम पहले बंद पास में, यानी कि फर्स्ट बंद पास में। तो पहले बंद पास में हम देखते हैं पहला बंद पास कैसे बनता है, अब उसे चेक करते हैं हम। जैसे कि हमने इसमें प्रदर्शित किया है ये बंद पास, तो हम चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं या क्लॉकवाइज जाएं, हम एक दिशा निर्धारित कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया बैटरी के टर्मिनल से, तो हमने इसको पॉजिटिव इस ओर डायरेक्शन मानी है, तो हम यहीं से चलेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या होगा, इस ओर हमारा जो पहला विद्युत वाहक बल है E2 है, और इस बंद पास में देखेंगे इस पूरे बंद पास में हमें कोई भी दूसरा विद्युत वाहक बल नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि कुल जो विद्युत वाहक बल क्या है E2 है। अब उसके बाद E2 हमें मिला, E2 अब यहाँ चेक करेंगे कि कितनी धाराएं और कितने प्रतिरोध इसमें लगे हुए। अब यहाँ पर चलते हैं, फिलहाल हम यहाँ देखते हैं तो ये R2 और I2 यानी कि इसके संगत क्या हो जाएगा, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये धारा भी इसी ओर बह रही है, तो ये हो जाएगा I2 R2 जो ये पहला पद दिखा है। फिर उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं इस बंद पास में, तो यहाँ देखते हैं ये R3 है, R3 में कितनी धारा बह रही है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 यानी कि उसके संगत प्रतिरोध और विद्युत धारा का गुणनफल। फिर क्या करेंगे R4 में हम जाएंगे,
R4 में वही धारा बहेगी जो I1 प्लस I2 R3 में बह रही, क्योंकि इस सर्किट में कहीं भी जंक्शन नहीं है, जितनी धारा आएगी वो इसमें भी बहेगी। तो इसलिए इस टर्म पर लिख दिया I1 प्लस I2 जितनी धारा बह रही है इंटू R4। तो ये समीकरण, इसके अलावा और कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। तो इस बंद पास के लिए जो किरचॉफ का नियम हो जाएगा वो इस प्रकार का होगा। अब हम दूसरे बंद पास पे चले जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, आप इसे खुद भी कर लेंगे। तो देखिए, हम इस सर्किट में जाते हैं, हमने शुरू किया था यहीं से, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अब E1 इसी डायरेक्शन में है, तो E1 से शुरू करते हैं, यानी कि इस दिशा में E1 है, इस बंद पास में, दूसरे वाले बंद पास में E1 प्लस डायरेक्शन, यानी कि इस दिशा में जा रहे हैं। फिर देखिए आप E2 की डायरेक्शन, जब हम जा रहे हैं इधर की ओर, और E2 के कारण जो करंट फ्लो होगी वो होगी प्लस से माइनस की डायरेक्शन। तो यानी कि जो विद्युत वाहक बल है, हम डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहे थे, E2 इस दिशा में, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, E1 प्लस, हम क्या कर रहे हैं, इसका बीजगणितीय योग, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E2। तो यहाँ पर जो टोटल हमको पद मिलेगा, वो यहाँ पर जो टोटल पद मिलेगा, यहाँ E1, और यहाँ से E1 गए हम, और यहाँ पर E2 की डायरेक्शन इस ओर है, तो E1 माइनस E2 ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध, यानी कि जो समेशन ऑफ E हमने निकाला था वो हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी कि इसका मान। अब हमने निकालना है समेशन I इंटू R। अब IR इस परिपथ में देखेंगे आप, इस परिपथ में क्या हो रहा है, हम इधर से शुरू करेंगे या इधर से, जहाँ से आप शुरू करना चाहें, यहाँ से शुरू किया तो यहीं से करते हैं शुरू। यहाँ I2 की दिशा क्या है, बाहर की ओर, और हमारी जाने की दिशा है इस दिशा में, यानी कि दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का। तो I2 की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस I2 R2, और फिर यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इससे हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं I1, यानी कि I1 की डायरेक्शन क्या है, इसके साथ पॉजिटिव है, यानी कि इस ओर आ रही है I1। तो हम इसे प्लस I1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, R1 के साथ। तो हमारा जो समेशन IR है वो कितना प्राप्त हुआ, माइनस I2 R2 प्लस I1 R1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे बंद पास में E1 प्लस माइनस E2 I1 R1 I1 R2, ये कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का सारांश अगर मैं बताऊं, तो हमने जहां पर ओम के नियम का पालन है वो एक सरल परिपथों के लिए किया जाता है। जहां भी हम जटिल परिपथ देखते हैं वहां पर हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करेंगे। दूसरा, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उसके अनुसार संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसे हम समेशन I इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और जो दूसरा नियम है उसे वोल्टता का नियम कहा जाता है। उसके अनुसार किसी बंद पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनका बीजगणितीय योग, उसमें निहित बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर है। तो इन दो नियमों के अनुसार हम किसी भी सर्किट में विद्युत वाहक बल, विभवांतर कहें, विद्युत धारा और प्रतिरोधों की गणना कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।